नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और बच्चों, हम क्लास 12th की अब आज स्टडी करने वाले हैं कि जो हम अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एलसीआर सर्किट पढ़ा था और एलसीआर सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, उसका रिएक्टेंस कितना होता है, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, उन सारे सब पॉइंट के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम पावर इन एसी सर्किट विथ एलसीआर क्या करने वाले हैं, इसको स्टडी करने वाले हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके साथ क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं। एल का मतलब इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, आर का मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि जैसे कि जो अल्टरनेटिव करंट का सोर्स है उसमें जो आपका विद्युत वाहक बल है या जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ई नॉट आपका क्या है बच्चा, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है ना, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी आप कह सकते हैं। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव क्या है, फेज एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। तो यहां पर देखो कि प्लस में है, 5 प्लस में है, मतलब करंट वोल्टेज से आगे यहां पर हमका दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपने बना दी है कि मतलब ये आपको आती है पहले से कि EMF इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब करंट इसमें वोल्टेज से आगे जा रहा है। अब हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू जो होने वाला है बच्चों आपका, तो P इज इक्वल टू E इंटू आई होने वाला है, E इंटू आई होने वाला है आपका। ठीक है, कलर में थोड़ी चेंज कर लेता हूं, और P इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो P इज इक्वल टू E इंटू आई, इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता था V इंटू आई, जैसे डायरेक्ट करंट में आपने P इज इक्वल टू V इंटू आई लिख दिया था डायरेक्ट करंट में, लेकिन यहाँ पर E जो है, V या E जो है वो कितना है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो E नॉट साइन ओमेगा टी और I को क्या लिख लिया आपने, इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो देखो ई नॉट आई नॉट आगे लिख लिया, साइन ओमेगा टी ये आ गया, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखो आप, इसके बाद आपको यहां पर देखिए कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को ज्यों का त्यों रखें, और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन करना है। साइन ए प्लस, दरअसल ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है बच्चा, साइन ए मतलब ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस फाइव, प्लस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी, कॉस ए साइन बी साइन फाइव। ये अब क्या करा आपने है कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया। अब साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कॉस फाइव था, कॉस फाइव आ गया, प्लस ये साइन ओमेगा टी अंदर गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू फाइव। यस एंड नो बच्चा, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर आया, मतलब किसी क्षण, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब किसी क्षण आपकी जो, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आपकी पावर है अल्टरनेटिव करंट की, वो कितना है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एंड। अब ये तो इंस्टेंटेनियस है, लेकिन मुझे तो पूरे के लिए चाहिए, तो इस इंस्टेंट, इफ द इंस्टेंटेनियस पावर एज्यूम टू बी कांस्टेंट मान लो इन्फिनिटली स्मॉल टाइम डी टी के लिए, तो देन वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर इनटू आपका, ओके, ये पावर आपकी आ गई, और यहां पर देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस फाइव। अब
पूरे साइकिल, ये स्मॉल वर्क डन है, ये क्या है, स्मॉल वर्क डन है, लेकिन बहुत स्मॉल टाइम, स्मॉल वर्क कंप्लीट के लिए अगर आपको करना है तो इसमें इनटू dt करना पड़ेगा, यहां पर स्मॉल टाइम के लिए है। तो कंप्लीट वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल अगर आपको निकालना है, वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल आपको निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक साइकिल में कितना टाइम पीरियड होता है, यहां पर 0, यहां पर t/2 और t, तो कंप्लीट कितना हो गया t। तो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to t, किसके लिए, 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये कॉस फाई dt आपने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर के बता चुका हूं कि इन सब का मैं क्या लेने वाला हूं, एवरेज लेने वाला हूं। तो जब इसका एवरेज लूंगा मैं कंप्लीट साइड में, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चा ये 0 आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt को जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। और प्लस जो दूसरा है आपका कि जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt को 0 to t इंटीग्रेट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, t/2। तो देखो ये वाला टर्म तो 0 आ गया, तो पहला वाला टर्म वर्क डन जो बचा है वो कितना बचा है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1t/2 इंटू कॉस फाई। बस खत्म, अब क्वेश्चन हमारा लगभग वर्क डन इतना आ गया है। उसके बाद जरा समझिए, ये सारी चीजें आपको लिखनी है बच्चा, है ना, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये तो वर्क डन आया था, हमें दरअसल क्या है कि एवरेज पावर चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल W/T, P इक्वल टू पता है ना आपको, W/T। तो देखो पूरे टाइम का तो कैपिटल T हो जाएगा और वर्क डन हम यहां से रख देंगे। जब आप वैल्यू यहां पर रखोगे तो देखो T से T कैंसिल हो जाएगा और ये कितना, E0 I0 cos phi by 2 आ गया, E0 I0 cos phi by 2। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको 2 को मैं √2 कर सकता हूं। तो देखो ये E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई। तो पावर एवरेज, जो एवरेज पावर आ रही है वो E0/√2 I0/√2 एंड cos फाई। और मैं जानता हूं कि ये दरअसल ERMS और VRMS है बच्चा, ये दरअसल क्या है, ERMS और VRMS है। तो दरअसल ये E एंड V, ERMS मतलब जो आप ERMS एंड इसको ERMS कर दो, और ये क्या हो गया, IRMS कर दो और इंटू cos फाई। यस एंड नो, जब डायरेक्ट करंट में हम पढ़ते थे तो डायरेक्ट करंट में एवरेज V इंटू आई आता था, मतलब सीधा सीधा E इंटू आई आ रहा था, लेकिन यहाँ ERMS और IRMS इंटू cos फाई आ रहा है कि वर्चुअल, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन cos फाई। यहां पर एक चीज जो है, जो ये cos फाई है, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं बच्चा। आगे हम देखने वाले, पीछे हमने अच्छे से इसको जब हमने LCR सर्किट पढ़ा था तो वहां पर बहुत अच्छे से हमने यूज कर दिया था कि दरअसल जो फाई एंगल है वो करंट और वोल्टेज के बीच कितना भी लैग हो रहा है या कितना आगे कितना पीछे है वो था। और ये cos फाई जो हमारा आया था, पीछे से आप निकाल सकते हैं, cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पावर फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। और cos फाई इक्वल टू कितना था, R बाई कैपिटल Z। Z क्या है, इम्पीडेंस। तो कितना था R, Z जो था वो था √R² प्लस, और क्या था बच्चा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आपका Z था। तो यहां पर cos फाई, वही cos फाई की वैल्यू ये रख दी, जहां पर इस cos फाई को हम क्या कहते हैं बच्चा, पावर फैक्टर कहते हैं। ओके, पावर फैक्टर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर देखो ये P एवरेज इज इक्वल टू E VRMS IRMS, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
IERMS और IRMS मिट गया, कोई बात नहीं, आप पहले उसको वो करके देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ERMS और IRMS इंटू कॉस फाइव। तो ये पावर का एवरेज पावर जो है आपकी कंप्लीट वन साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट के लिए, उसको याद रखना है आपको। कितने फॉर्मूले इसमें याद रखना है, इसमें फॉर्मूले याद रखना है, P एवरेज इज इक्वल टू आपको एक तो E नॉट अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाइव। बार बार बोल रहा हूं, E नॉट की जगह मैं V नॉट भी रख सकता हूं अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2 कॉस फाइव, यस एंड नो। और इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, यही इसी को ERMS IRMS इंटू कॉस फाइव, जहां फाइव क्या है, फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और कॉस फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया है, R बाई जेड। अगर तीनों जुड़े हैं, सॉरी, R बाई जेड अगर तीनों जुड़े हैं, तो तीनों जुड़े हैं मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर तीनों जुड़े हैं, तो R अपॉन ये क्या हो गया, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जो भी बड़ा है तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसको डिफरेंस में, या सर XL क्या होता है ओमेगा, XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर चर्चा कर दी है। तो एवरेज पावर कितनी लॉस हो रही है, या एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल के लिए कितना आ रहा है, वो P एवरेज इज इक्वल टू हमने यहाँ पर फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया है। तो इसको एक बार रिवाइज यहां पर कर दिया कि P एवरेज। अब देखो, मान लो कि जो सर्किट है आपका, जो क्या है आपका अल्टरनेटिव सर्किट है, उसमें केवल रजिस्टर जुड़ा है। अल्टरनेटिव सर्किट में केवल क्या जुड़ा है बच्चा, रजिस्टर जुड़ा है। तो केवल अगर रजिस्टर जुड़ा है तो देखो बच्चा, cos फाइव बराबर क्या हो जाएगा कि cos फाइव बराबर हो गया R अपॉन जेड, और जेड की जगह क्या है, R अपॉन √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों है ही नहीं, तो ये तो सीधे जीरो हो जाएगा। दरअसल ये R बाई R हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब cos फाइव की वैल्यू 1 होगी। तो भाई 1 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब फाइव बराबर क्या होगा, 0 होगा। और आप पढ़ चुके हैं बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि जब आपका क्या 5 0 है, मतलब करंट भी अगर आपकी इधर को है तो वोल्टेज भी आपका इधर को ही है, सेम डायरेक्शन में, फेज उनका 0 होता है, तो 5 एंगल कितना आता है, 0 आता है। तो उस कंडीशन में P एवरेज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा EV, मतलब RMS IRMS, और cos फाइव कितना है, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। गड़बड़ नहीं करना है, 0 नहीं लिखना है इसको, तो ये ERMS IRMS लिख सकता हूं। ERMS को क्या लिख सकता हूं, E नॉट बाई √2 I नॉट बाई √2, भाई ये फॉर्मूला आपका P एवरेज आ गया, जब आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट में क्या जुड़ा है, केवल रजिस्टर जुड़ा है, तो उसकी पावर आपकी ये या ये आ गई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तब जाके आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ये हमने, अगर पहला चीज आपने पढ़ दिया है कि जब आपका पावर एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो फाई आपका 0 आ जाएगा, तो पावर फैक्टर आपका cos फाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उस टाइम पावर P एवरेज सबसे ज्यादा होने वाला है ERMS इंटू IRMS, तो लॉस सबसे ज्यादा होता है उस टाइम एनर्जी का। अगर केवल इंडक्टर है, तो जब आपको पता है कि केवल इंडक्टर सर्किट में है, इंडक्टर सर्किट में है मतलब ये है, और ये केवल इंडक्टर आपका सर्किट में लगा है, तो बच्चा क्या होने वाला है उस टाइम जो आपका होने वाला है कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 पीछे होता है, कि L करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाई π/2। तो जो फेस डिफरेंस है फाई जो है वो माइनस π/2 लिख लिया, क्यों, क्योंकि हम शुरुआत में E इक्वल टू क्या लिख चुके हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या लिख चुके थे, I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस फाई लिख चुके थे, लेकिन करंट तो पीछे है, तो इसलिए ये दरअसल क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे हो गया है। यस एंड नो। जब आप यहां पर फाई को माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे तो कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो जो भी होगा यहां पर, तो ये 90 डिग्री आएगा, और ये 90 डिग्री कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पावर एवरेज कितना हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंडक्टर जुड़ा हो तो कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती, अगर आइडियल है, हानि नहीं होती है। किसके अकॉर्डिंग, इंडक्टर के, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के, ऐसा कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती, क्योंकि पी एवरेज कितना आ गया, 0। क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। यस एंड नो। तो अगर केवल इंडक्टर जुड़ा है तो पी एवरेज आपका कितना आ गया बच्चा, पी एवरेज आपका कितना आ गया, 0 हो गया, तो एनर्जी लॉस ना के बराबर होता है। और अगर कैपेसिटर जुड़ा है तो आपको पता है कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे होता है, तो उस कंडीशन में भी आपका पी एवरेज जो होगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90 क्या हो गया, 0। तो यहां भी कोई क्रॉस वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होता अगर कैपेसिटर जुड़ा है। कैपेसिटर आप जानते हो इस तरीके से, और ये अल्टरनेटिव का सोर्स, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। पी एवरेज जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे पी एवरेज 0 आ गया, लेकिन यहाँ पी एवरेज मैक्सिमम होता है। यही कारण है कि अल्टरनेटिव करंट को इंडक्टर और कैपेसिटर से आप कंट्रोल करेंगे तो वहां एनर्जी लॉस कम होगा। ये सब आइडियल वाली कंडीशन है। अब देखो वाटलेस करंट और आइडियल करंट क्या होती है, जिसमें एनर्जी लॉस 0 होता है। जैसे हमने यहां बता चुके हम आपको कि ये ईवी आईवी है, इसको सॉल्व किया तो वाटलेस करंट क्या हो गया कि सिंपल सा कि द कंपोनेंट ऑफ आई डज नॉट कंट्रीब्यूट, ये ठीक है। वाटलेस करंट ये हो गया जिसमें पी एवरेज क्या होता है बच्चा, 0 होता है, जिसमें एनर्जी लॉस क्या होता है, पावर जनरेटेड इन 0। पावर जनरेटेड क्या होती है बच्चा, उसमें 0 होती है, ठीक है। ओके, तो लेट्स यहां पर कि पावर एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो मैं पहले बता, हेंस दे आर फाइंड लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिवाइडेड यूजिंग अल्टरनेटिव करंट। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी का लॉस कम होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है बच्चा, एनर्जी का लॉस कम होता है, इसलिए उनमें बहुत सारा क्या करते हैं हम कि जो अप्लायंसेस है उनमें हम इन सब चीजों का क्या करते हैं बच्चा, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंडक्टर का और कैपेसिटर का, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होती है अगर आइडियल कंडीशन उसकी है तो, ठीक है। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं, और इसके बहुत सारे पार्ट है बच्चों, तो वो आगे मैं आपको सॉल्व करता जाऊंगा और तुम समझते जाना है। और कॉपी पेन रखो मेरे हमारे साथ और सॉल्व करो कि क्या 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर and 0.1 Henry inductor and a 0.25 ohm resistor are connected in series with AC source whose EMF is given by, ये दिया है आपको, ओके, V is equal to 310 310 sin 314 t। तो फाइंड आपको निकालना व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ, what is the reactance of the circuit, what is the impedance of the circuit, what is the current of the circuit, है ना, ये सारी चीजें कि what is the current of the circuit, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ओके, तो लेट्स हम यहां पर सॉल्व करते एक एक करके और आप यहां पर समझिए। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज दी है वो चीज आप लिखिए यहां पर। ओके, गिवन क्या क्या दिया है आपको बच्चा, एक तो आपको कैपेसिटर का C दे दिया, C कितना दिया बच्चा, 25 माइक्रोफैराड, और क्या दिया है बच्चा, इंडक्टर का L आपको दे दिया है 0.10 हेनरी, और क्या दिया बच्चा, रजिस्टर का R दे दिया है 0.25 ओम। ओके, और क्या बोला है वहां, वोल्टेज या ई आर एम एस दे दिया आपको, V इज इक्वल टू कितना दिया है, 310 साइन
314 और क्या बचा टी, और किस में दिया है ये वोल्ट में दिया है, और दिया है सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों। ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो देखो सीरीज में कनेक्टेड कैसे होगा कि ये कैपेसिटर हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका इंडक्टर हो गया, और ये आपका रजिस्टर हो गया। ये सीरीज में कनेक्टेड, और एक अल्टरनेटिव करंट का आपका सोर्स यहां पर लगा दिया है, दैट इज द कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर, दिस इज रजिस्टर, और ये सोर्स है आपका। और ये V इक्वल टू क्या है 310 साइन 314 टी। यस एंड नो। अब आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ निकालना है। तो वी नो दैट कि इसका कंपैरिजन करो किससे, कि V इज इक्वल टू क्या होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। यस एंड नो बच्चा, इसका कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन विथ इक्वेशन, तो व्हाट इज दिस, यहां पर देखो V इज इक्वल टू 310 साइन 314 और टी। तो देखो बच्चा यहां ओमेगा टी बराबर कितना आ गया, ओमेगा टी बराबर कितना आ गया बच्चा, यहां ओमेगा टी बराबर आ गया 314 टी, टी से टी कैंसिल हो गया। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई इंटू एफ फ्रिक्वेंसी। यस एंड नो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होगा ओमेगा, उसको क्या लिख सकता हूं 2 पाई इंटू लीनियर फ्रिक्वेंसी, और ये क्या 314। तो यहां से एफ निकालना, तो 314 डिवाइडेड बाई 2, और पाई को क्या लिख सकता हूं मैं 3.14। तो देखो बच्चा ये 100 बार कटेगा, और 2 5 10 50 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई 50 हर्ट्ज आ गई। तो हमारी घरों में एक्चुअली जो करंट आ रहा है अल्टरनेटिव करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है बच्चा 50 हर्ट्ज। यस एंड नो, कितनी होती है 50 हर्ट्ज। अब दूसरा पार्ट, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। वेरी गुड, व्हाट इज द, क्या निकालना है, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको दरअसल यहां पर कैपेसिटर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है, रजिस्टर। तो इन सेकेंड पार्ट जो पूछा गया है आपको, वो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। व्हाट इज रिएक्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी, प्रतिबाधा, हिंदी वालों प्रतिबाधा। तो मैं जानता हूं कि एक तो दो होते हैं, एक एक्सी होता है, एक एक्सएल होता है। एक्सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है बच्चा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, और ये क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सब आपको आने चाहिए, पुरानी क्लासेस में ये जिक्र हो गया है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। यस एंड नो बच्चा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं, क्या लिखते हैं ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और ओमेगा एल कितना होता है बच्चा 2 पाई एफ इंटू एल। ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूं इंटू एल। अब देखो इन दोनों में से जो बड़ा होगा, सीरीज में हमने आपको बताया है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ये आपका 90 डिग्री आगे क्या होता था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये 90 डिग्री पीछे क्या होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा नेट रिएक्टेंस आ जाएगा। तो नेट रिएक्टेंस जो आएगा, नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, एक्स सी माइनस एक्सएल, जो भी बड़ा होगा बच्चा है देखेंगे हम। तो पहले मुझे एक्सी निकालना, फिर मुझे एक्सएल निकालना, फिर उनका डिफरेंस निकाल देना। तो सबसे पहले एक्सी निकालो। तो एक्सी कितना आ रहा है, एक्सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आ रहा है 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो क्या हो गया 1 अपॉन 2 पाई, पाई को क्या लिख लूं 22/7, 7 को ऊपर रख दूं, कैसे भी लिख लो, इंटू एफ, एफ कितना है बच्चा 50 फ्रीक्वेंसी आ गई अभी हमने निकाल दिया। और 6 सी, सी कितना है बच्चा 50 माइक्रोफेराड, और माइक्रोफेराड को क्या लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू दी पावर -6,
देखो C इज इक्वल टू है 50 माइक्रोफैरड। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 50 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, क्योंकि SI यूनिट सिस्टम में इसको रखना है। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो मोटा मोटा आप लिख लेंगे 127.3 ओम। आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यस एंड नो बच्चा? इतना आ रहा है, ठीक है। और XL निकालना है, तो XL कितना होगा? 2 पाई F इंटू L। तो 2 पाई क्या हो गया? 22/7। F कितना हो गया? 50। और L कितना दिया था बच्चा? इंडक्टेंस कितना दिया था? 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी। तो बड़े आसानी से सॉल्व करके ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आ रहा 31.4 ओम। ओके बच्चा, अप्रोक्सीमेटली 127 और 31 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आ रहा। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है? XC बड़ा है और XL छोटा है, तो नेट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? नेट रिएक्टेंस हो जाएगा, नेट रिएक्टेंस हो जाएगा बच्चा XC माइनस XL। XC कितना है? 127.3 माइनस XL 31.4। ठीक है, ओके। तो लगभग ये क्या आ रहा है? 95.9 ओम इसका आंसर आ रहा है। तो देखो कितनी सारी चीजें इस प्रश्न में आने वाली है। आपको कैलकुलेशन करना, आराम से सॉल्व करना है और आप कर सकते हो, ठीक है। नीट में कैलकुलेशन इतनी तगड़ी नहीं आएगी, पर जेईई मेंस में आराम से ये प्रश्न आ सकता है और आते हैं बच्चा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्ट हमने क्या निकालना था? तीसरा पार्ट हमने निकालना था कि व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। वेरी गुड, व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तीसरा पार्ट निकालना हमने इसमें, ओके। थर्ड पार्ट, what is the impedance of the circuit? What is the impedance of the circuit? Of the circuit, AC सर्किट जो है, तो मतलब प्रतिबाधा कितनी होगी? प्रतिबाधा, इंपीडेंस का मतलब प्रतिबाधा। कहीं और कुछ बोल दिया था मैंने। इंपीडेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबाधा, ओके। तो हम जानते हैं कि प्रतिबाधा Z होती है, इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? Z इज इक्वल टू होता है आपका, Z इक्वल टू होता है आपका R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। सर यहां पर उल्टा क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे पता है XC बड़ा है और XL छोटा है। ऑल दो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC और डिफरेंस XL का स्क्वायर। बड़े वाले में से छोटा घटता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पर हमको सबकी वैल्यू पता है। अंडर रूट R कितना है बच्चा? ओम। रेजिस्टेंस कितना था? 25 का स्क्वायर, यस एंड नो, 25 का स्क्वायर प्लस XC कितना? XC माइनस XL में अभी निकाल चुका हूं। कितना XC माइनस XL? देखो यहां पर देखो, XC माइनस XL कितना है? 95.9 आ गया है। तो 95.9 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व करना बच्चों इसको, a प्लस बी और a माइनस बी से सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो लगभग ये आ रहा है 99.1 ओम। तो दैट इज द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। ये क्या है बच्चा? इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट आ रहा है। एकदम क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया, समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो यहां पर चौथा प्रश्न जो है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, कि सर्किट में करंट कितना है। तो चौथा पार्ट इसका, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, कि परिपथ में धारा कितनी है, करंट इन द सर्किट। ओके, तो देखो करंट जो है, करंट कौन सी बात कर रहा है? क्या देखो तीन प्रकार की करंट है, एक तो I है, एक I नॉट है, एक IRMS है, जिसका और दूसरा फैंसी नाम है I इफेक्टिव। तो बच्चों जब भी सिंपल करंट की बात करेगा तो मतलब वो IRMS की बात कर रहा है।
रूट मीन स्क्वायर करंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा, ना वो पीक करंट की बात कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है बच्चा, वो कर रहा IRMS करंट की बात कर रहा है। तो IRMS इज इक्वल टू जो होता है, IRMS इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है बच्चा, ERMS अपॉन इम्पिडेंस Z। IRMS इक्वल टू क्या होता है, ERMS अपॉन Z। समझो जरा बात को, ये रेजिस्टेंस है दरअसल, ये वोल्टेज है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है ना। तो देखो बच्चा यहाँ पर I क्या है, IRMS, और V क्या है यहाँ पर V है VRMS, और रेजिस्टेंस क्या है, जो टोटल इंपिडेंस है आपका, टोटल रेजिस्टेंस Z है। बस वही वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो क्या तुम्हें ERMS की वैल्यू पता है? नहीं, मुझे ERMS की वैल्यू नहीं पता है। क्यों? कि यहां दिया तो है, यहां दिया तो है। कहां दिया है भाई? यहां तो जो दिया है वो दिया है E इज इक्वल टू E या V जो भी दिया था, यहां जो दिया था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी में जो दिया था मुझे, वो दिया था यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था भाई, 310 साइन और 314 टी। तो दरअसल ये तो पीक वैल्यू है, और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये तात्क्षणिक वोल्टेज है, तात्क्षणिक वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ये, यस एंड नो, या ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर ई है तो ईएमएफ आपको दिया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए VRMS या और क्या, ERMS। तो ERMS इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, E नॉट बाई रूट 2। ये पहले दूसरे क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो भाई यहां पर ERMS जो है E नॉट, E नॉट कितना है, ये देखो, ये जो V नॉट है वही E नॉट है, 310 बटे रूट 2। अब मुझे करंट चाहिए, तो IRMS इज इक्वल टू क्या है, ERMS बाई Z। ERMS कितना है बच्चा, 310 बाई रूट 2, और Z कितना आ गया था बच्चा तुम्हारा, Z कितना आया था यहाँ, Z आया था तुम्हारा 99.11, 99.1। ये 100 भी आप जनरली मान सकते हो समझने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये 310 बटे इसकी वैल्यू आती है 1.41 इंटू ये 99.1। जब आप इसको काटोगे तो ये 210 बटे 99.1, तो ये आ रहा 2.22 एम्पियर। तो IRMS जो करंट है वो कितना है बच्चा, 2.22 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जरा समझिए। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दी है, जरा समझो, रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो बच्चों जो ये वोल्टेज है ना, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है उस क्षण जो आपका वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। तो किसी क्षण ये वोल्टेज है, किसी क्षण ये वोल्टेज है, किसी क्षण ये वोल्टेज है, किसी क्षण 0 वोल्टेज है, समझो। और जो V नॉट है ना, ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ये क्या है, मैक्सिमम पीक वैल्यू। जो V नॉट है दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज है। और अगर ये बोलता है कि आप वोल्टेज निकालो, क्या निकालो, वोल्टेज निकालो, इसका मतलब वो बोल रहा है कि आप VRMS निकालो, मतलब रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालो, और उसकी वैल्यू क्या होती है, V नॉट बाई रूट 2 होती है। यस एंड नो, यस एंड नो बच्चा। इसी प्रकार से करंट के लिए भी क्या होगा बच्चा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस करंट, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, और जो IRMS है वही आपकी इफेक्टिव करंट है, और उसको क्या बोलते हैं, I नॉट बाई रूट 2। यस एंड नो बच्चा। तो वही चीज हमने यहां पर सॉल्व की है, उन्हीं चीजों के बारे में हमने यहां पर क्या किया बच्चा,
स्टडी किया है। तो आई होप तुम इन बातों को समझ पा रहे होंगे और इनको आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती है बच्चा गाइडेंस लेके सेल्फ स्टडी, उसको करते रहिए, खुश रहे, आनंदित रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।